हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन ट्रांसलेशन का। प्रोटीन ट्रांसलेशन जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली इन आईआईटी जैम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टोटल सेशन ऑन प्रोटीन ट्रांसलेशन। शुरू करने से पहले हम लोग एक बार देख लेंगे कि क्या क्या टॉपिक इसमें कवर होने जा रहे हैं। एक तो है आपका राइबोसोमल सब यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। देन प्रोटीन ट्रांसलेशन, इसमें पूरा टोटल स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद कैसे पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड हो जाता है, हर एक अमीनो एसिड में किस टाइप का मॉडिफिकेशन आता है, पूरा डिटेल्स हम लोग उसमें डिस्कस करें। ठीक है। देन है क्वेश्चन एनालिसिस। एज यूजुअल जो मेरा क्लास फॉलो कर रहे होंगे डेफिनेटली उसको पता है कि हर एक सेशन में मैं क्वेश्चन को जरूर ऐड करता हूँ, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन वी आर नथिंग, right? Because at the end of the day you have to face questions. So even if I spend for 1 hour, 2 hour or 3 hour or so, if I don't include question, the whole session will become in, right? So चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, प्रोटीन ट्रांसलेशन। राइट, देखो पहले हम लोग राइबोसोमल सब यूनिट जो है, राइबोसोमल सब यूनिट के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सिस्टम में दो डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोम मिलता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसमें क्या क्या सब यूनिट आपको मिल सकता है। जो प्रोकैरियोटिक है वह 70s राइबोसोम, और जो यूकैरियोटिक है वह 80s राइबोसोम। राइट, जो 70s है इसका लार्ज सब यूनिट है 50s, स्मॉल सब यूनिट है 30s। अभी जो लार्ज सब यूनिट है 50s, इसमें देखो क्या क्या कंपोनेंट है। इसमें तो एक है 5s आरआरएनए, दूसरा है 23s आरआरएनए, राइट, प्लस 34 मोर प्रोटीन है। बहुत बड़ा लार्ज सब यूनिट है, 34 प्रोटीन। जस्ट थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट ये जो 30th सब यूनिट है, इसमें आपको मिलेगा 16s आरआरएनए प्लस 21 प्रोटीन। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड। सिमिलरली एक बार देख लो जो 80s वाला है, 80s में आपको दो सब यूनिट मिलेगा, एक तो है 60s एंड दूसरा है 40s, मतलब लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। राइट, देन ये जो लार्ज सब यूनिट है जो 60s है, इसमें आपको मिलेगा 5s आरआरएनए, 28s आरआरएनए एंड 5.8s आरआरएनए। एक बार देख लो प्रोकैरियोटिक के साथ यूकैरियोटिक का डिफरेंस। यहाँ पे भी 5s है, यहाँ पे भी 5s है, यहाँ पे 23s है, यहाँ पे 23s नहीं है, यहाँ पे 28s। ठीक है, एंड 5.8, these two are new, I mean new in the sense these two are different. Similarly यूकैरियोटिक के केस में कि भाई आपको 18s आरआरएनए मिलेगा, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के केस में वो था 16s आरआरएनए। राइट, तो ये भी एक डिफरेंस है। इन एडिशन टू दैट एक बार देख लो कितना सारा प्रोटीन है इसमें। लार्ज सब यूनिट में ऑलमोस्ट अराउंड 49 प्रोटीन आपको मिलेगा, एंड स्मॉल सब यूनिट में यहाँ पे ऑलमोस्ट 33 प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिए ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक का केस में हो चाहे वो यूकैरियोटिक का केस में हो, इसमें कितना सब यूनिट है एंड हर एक सब यूनिट का क्या क्या कंपोनेंट है, आरआरएनए कंपोनेंट क्या है एंड कितना सारा प्रोटीन यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू हम लोग डील कर रहे हैं एमसीक्यू लेवल पे, तो एमसीक्यू लेवल पे हम लोग को देखना चाहिए। राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो पूरा टोटल जो प्रोटीन सिंथेसिस है, यहाँ पे आपको टीआरएनए का रोल बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि टीआरएनए विल कीप ऑन सप्लाइंग अमीनो एसिड। टीआरएनए विल ब्रिंग द अमीनो एसिड एंड दैट अमीनो एसिड विल बी एडेड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। राइट, पूरा स्टोरी हम बताएंगे। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो टीआरएनए है, जो टीआरएनए व्हिच विल ब्रिंग अमीनो एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है टीआरएनए जहां पे अमीनो एसिड अटैच रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, देखो ये 5 प्राइम से शुरू हुआ, 5 प्राइम से शुरू हुआ, ऐसे जाके ये जाएगा टुवर्ड्स 3 प्राइम। ठीक है, और जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे एक एक्सेप्टर पार्ट है जो कि अटैचमेंट साइट बोलते हैं। देखो सीसीए, देखो सीसीए, ये है एक अटैचमेंट साइट 3 प्राइम एंड। राइट, तो यही पे अमीनो एसिड अटैच हो जाता है, यहीं पे अमीनो एसिड अटैच हो जाता है। राइट, यहाँ पे देखो, एन एस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टीआरएनए एंड इट्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू फॉर्म अमीनो एसिड टीआरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है,
तो ये जो अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच रहेगा CCA 3 प्राइम एंड पे, दिस इज एक्चुअली द एक्सेप्टर आर्म, ठीक है, यहाँ पे होगा। और दूसरा चीज है, और एक चीज आपको याद रहना है, दूसरा चीज है वो है एंटीकोडन आर्म। एंटीकोडन देखो जनरली क्या होता है, ये आपका mRNA, ये आपका mRNA, mRNA मतलब क्या, ये कोडन पार्ट है, राइट, दीज आर ऑल कोडन, दिस कोडन पार्ट, दिस इज कोडन पार्ट। यहाँ पे बैठेगा tRNA, जब यहाँ पे tRNA बैठ रहे, ये जो पार्ट है tRNA का, दिस पार्ट इज बेसिकली एंटीकोडन, दिस पार्ट इज बेसिकली एंटीकोडन। और यहाँ पे मान लीजिए 5 प्राइम ये है 3 प्राइम, यहाँ पे आपका अमाइनो एसिड। पूरा पिक्चर आपको समझ में आया, एक बार देख लो, ये है mRNA, mRNA इज नथिंग बट mRNA व्हिच कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ कोडॉन्स, राइट, mRNA में ही कोडॉन मिलता है आपको। mRNA का ऊपर जब tRNA बैठ जाता है, tRNA का जो एंटीकोडन वाला पार्ट है, देखो ये है एंटीकोडन वाला पार्ट, ये एंटीकोडन वाला पार्ट 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड है एंटीकोडन में, और जो 3 न्यूक्लियोटाइड है कोडोन में, कोडोन एंटीकोडन इंटरेक्शन का थ्रू हर एक tRNA कोडोन का ऊपर बैठेगा, ठीक है। एंड ये जो अमाइनो, ये जो tRNA है, tRNA का जो 3 प्राइम एंड मैंने बताया यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच रहेगा, right? So this is the way how a tRNA, first tRNA will bind to the mRNA and at the same time tRNA will bring amino acid also, ठीक है। तो इसीलिए tRNA का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है एट द इनिशियल। अब देखो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, सेम चीज, ये जो mRNA पार्ट है, जो कोडोन है mRNA पार्ट, ये है mRNA का ऊपर आपका tRNA बैठेगा आया सॉरी थ्रू एंटीकोडन, राइट। तो tRNA का एंटीकोडन एंड कोडोन है mRNA का थ्रू यहाँ पे बैठेगा। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है मतलब कोडोन एंड एंटीकोडन पार्ट, थ्रू कोडोन एंटीकोडन इंटरेक्शंस एवरी tRNA विल बाइंड टू द mRNA, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम 1 2 3, यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन है 1 2 3 फ्रॉम 5 प्राइम, अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो वेबल वाला पोजीशन है, देखो ये जो वेबल वाला पोजीशन है, ये जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड, और इन आई मीन फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपको थर्ड न्यूक्लियोटाइड मिलेगा इन एंटीकोडन, राइट। ये जो पार्ट है दिस इज एक्चुअली नोन एज ओवल पोजीशन। ओवल पोजीशन क्या है एक बार देख लो। तो अगर आप इस यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये है 5 प्राइम एंड ऑफ कोडन, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडन, और ये हो गया 3 प्राइम एंड ऑफ एंटीकोडन, राइट। देखो 5 प्राइम एंड ऑफ एंटीकोडन, सॉरी दिस साइड 5 प्राइम एंड ऑफ एंटीकोडन एंड 3 प्राइम एंड ऑफ कोडन, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडन। अगर हम लोग दूसरे साइड से कंसीडर करते हैं, दोनों साइड का कंसीडर कर सकते हो, या तो आप मान लीजिए कि 5 प्राइम एंड ऑफ एंटीकोडन, ठीक है। तो मैं दूसरा काला ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 5 प्राइम एंड ऑफ एंटीकोडन, अगर एंटीकोडन का बात करते हो तो ए हो गया, राइट, 5 प्राइम एंड। तो अगर ए हो गया तो कोडन का क्या रहेगा, कोडन का 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है, कोडन का 3 प्राइम एंड होगा, राइट। क्योंकि हम लोग इसका बात कर रहे हैं जो अर्बल पोजीशन है। मैं पहले ऐसे बताया था कि कोडन एंटीकोडन का जब इंटरेक्शन होता है तब किसके साथ किसका इंटरेक्शन होगा। इन दैट केस यू कैन से 5 प्राइम जो यू था उसके साथ 5 प्राइम यू ऑफ कोडन, 3 प्राइम ए ऑफ एंटीकोडन, ऐसे जाएगा, ठीक है। दैट इज थ्रू कोडन एंटीकोडन इंटरेक्शन, दैट इज सिंपल थिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओवल पोजीशन। ओवल पोजीशन में क्या होता है, 3 प्राइम, ये जो 3 प्राइम पार्ट है कोडन का, इसलिए मैंने बोल रहा था 3 प्राइम पार्ट है कोडन का, राइट, ये वाला पार्ट, एंड जो 5 प्राइम पार्ट है एंटीकोडन का, क्योंकि एंटीकोडन है tRNA का पार्ट, राइट। यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम होता है, एक बार देख लो। तो जनरली ये दो जो पोजीशन है ये भी मैच होना चाहिए, राइट, क्योंकि हम लोग कोडन एंटीकोडन मतलब क्या, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड का बाइंडिंग होना चाहिए, जिसका थ्रू यहाँ पे जो tRNA बैठेगा mRNA का ऊपर, दैट बाइंडिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, राइट, सो दैट tRNA शुड बाइंड स्ट्रांगली, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बाइंडिंग है, मान लीजिए यहाँ पे G है, यहाँ पे मान लीजिए G है, तो अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, C होना चाहिए जनरली, राइट। G will bind to C, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, बट G can also bind to U also, G can also bind to U, that's why this is known as verbal position। तो यहाँ पे एक चीज देख लो, अगर 5 प्राइम एंड पे एंटीकोडन में अगर 5 प्राइम एंड पे आपको G मिल रहे हैं, that can bind to 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडन, यहाँ पे चाहे C हो चाहे U हो, G can bind to both, understood? This is one instance। सेकेंड इंस्टेंट देखो, अगर यहाँ पे C हुआ, यहाँ पे अगर C हुआ, ठीक है, 5 प्राइम एंड
जो आपका एंटीकोडन है, या यहाँ पे अगर सी हुआ, दैट कैन बाइंड टू ओनली जी। अब देखो यहाँ पे अगर सी हुआ तो दैट कैन बाइंड टू ओनली जी, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे ए हुआ, दैट कैन बाइंड टू ओनली यू, देयर विल बी नो मोर एडिशनल एडवांटेजेस। अगर यहाँ पे यू हुआ, यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज है, देखो अगर यू हुआ इट कैन बाइंड टू ए ऑल्सो, इट कैन बाइंड टू जी ऑल्सो। तो दिस द एक्सेप्शनल केसेस। तो वन एक्सेप्शनल केसेस मैंने यहाँ पे बताया, दूसरा एक्सेप्शनल केसेस है यहाँ पे, एंड तीसरा एक्सेप्शनल केसेस क्या है, आई, इनोसिन। देखो इनोसिन के केस में क्या है, दिस आई कैन बाइंड टू यू और सी और ए। दिस इज तीसरा एक्सेप्शनल केसेस। So these are the three exceptional cases you have to remember for MCQ point of view, और MCQ point of view आपको ये चीज याद रखना है, इसलिए दिस पोजीशन इज नोन एज ओवल पोजीशन। ओके, तो फिर से मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे G हुआ मतलब 5 प्राइम एंड ऑफ एंटीकोडन, अगर यहाँ पे G निकला तो G कैन बाइंड टू आइदर C और U ऑफ कोडन at the 3 prime end, right? Similarly, if there is U, you can also bind to A or G। देखो you can bind to A or G of codon। Similarly, अगर ओवल पोजीशन पे आपको I मिला तो I can also bind to, यहाँ पे जो कोडन है, I can also bind to U or C or A। So this is the three most important thing to remember, because these are the exceptional cases and these are known as oval position। Okay, नेक्स्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो था टीआरएनए कैसे अमीनो एसिड को लाएंगे, राइट? तो चलिए पूरा डिटेल में देखते हैं। ये जो टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए ब्लू कलर वाला जो पार्ट है टीआरएनए, इसका ये जो पार्ट है दिस इज एंटीकोडन, दिस इज एंटीकोडन, दिस इज एंटीकोडन। तो ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए में यहाँ पे जो 3 प्राइम वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको सीसीए मिलेगा, यहाँ पे किसी एक अमीनो एसिड अटैच होगा, राइट? तो ये जो अटैचमेंट होता है अमीनो एसिड टीआरएनए में, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग मतलब अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए या तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, दोनों आप बोल सकते हो, ठीक है? तो चार्जिंग या तो एक्टिवेशन दोनों सेम चीज है, सेम टर्म है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अमीनो एसिड विल बी अटैच्ड टू टीआरएनए, हाउ? बाय एस्टर बॉन्ड, ओके, बाय कोवैलेंट बॉन्ड, बाय कोवैलेंट बॉन्ड, okay, by covalent bond amino acid will be attached to tRNA, so please remember it। okay, now देखो ये जो यहाँ पे बाइंड हो रहा है, यहाँ पे ATP to AMP plus 2PI, मतलब जब ATP यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस के बाद जो एनर्जी निकलता है, दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू अटैच दिस अमीनो एसिड टू दिस tRNA, राइट? तो यहाँ पे कितना फॉस्फेट बॉन्ड का जरूरत है? 2 फॉस्फेट बॉन्ड का जरूरत है, क्योंकि 2PI यहाँ पे निकलते हैं। देखो ATP to AMP plus PPI, ओके, पायरोफॉस्फेट यहाँ पे रिलीज होता है। तो प्लीज रिमेंबर जब अमीनो एसिड अटैच होता है टीआरएनए में थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, ऑफ कोर्स दिस रिक्वायर्स 2 फॉस्फेट बॉन्ड, दिस रिक्वायर्स 2 फॉस्फेट बॉन्ड। हम लोग जब इसका फॉस्फेट बॉन्ड कितना चाहिए एक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जब वो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि हर एक अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ जोड़ने के लिए आपको 2 फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, ये जो स्टेप हम लोग अभी भी डिस्कस कर रहे थे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि टीआरएनए विल ब्रिंग अमीनो एसिड, राइट? So there are 2 parts of tRNA. Simply think about it. Suppose I am talking about this is the tRNA. This is the tRNA, right? So look at this. And suppose this is mRNA. This is mRNA. So on the top of this mRNA, this tRNA will bind. tRNA यहाँ पे बैठ जाएगा। And tRNA का ऊपर मतलब जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच रहेगा, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये tRNA सही अमीनो एसिड ला रहे कि नहीं, दैट शुड बी क्वेश्चनेबल and that should be scrutinized, right? क्योंकि अगर ये जो टीआरएनए अगर गलत अमीनो एसिड यहाँ पे लाया तो गलत अमीनो एसिड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसीलिए यू नीड टू हैव प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किसको प्रूफ रीड करेगा? ये जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज, ये जो एंजाइम था, देखो ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये जो टीआरएनए सिंथेटेज वाला जो एंजाइम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, इस एंजाइम का जो एक्टिविटी है, this activity should be proofread, okay?
दिस एक्टिविटी शुड बी प्रोपरेट। तो यहाँ पे देखो जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे सही करेक्ट अमाइनो एसिड शुड बी अटैच टू 3 प्राइम एंड, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरली जो टोटल प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पे देखो लिखा है कि F1, लिखा है F2। क्या है जो चीज मैंने आपको बताया था, ये है आपका राइबोसोम। यहाँ पे टीआरएनए आ रहा है, जो रेड वाला पार्ट है दिस इज टीआरएनए, ओके। So if you consider the first amino acid, first amino acid, so the tRNA will occupy the P site. First, let me tell you, the first tRNA, when it will bring the first amino acid, it will always bind to the P site. Now from second onwards, it will occupy A site. See, look at this. यहाँ पे second आया blue color, ये आया A पे, देखो ये आया A पे, समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये जो second आया blue, यहाँ पे आया A पे आया, तो जो फर्स्ट आएगा पी पे ही आएगा, फर्स्ट आएगा पी पे, ठीक है, पी साइड पे आएगा फर्स्ट। अच्छा, दूसरा चीज देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट है कि ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड आ रहे हैं, मतलब टीआरएनए जो फर्स्ट अमाइनो एसिड को ला रहे हैं, होते दैट इज द करेक्ट अमाइनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे एक जीटीपी हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप है। आफ्टर जीटीपी हाइड्रोलिसिस देन व्हाट विल हैपन, जीटीपी हाइड्रोलिसिस का क्यों जरूरत है, यहाँ पे देखो जीटीपी हाइड्रोलिसिस का क्यों जरूरत है, ये जो सेकेंड अमाइनो एसिड आ रहे हैं थ्रू सेकेंड टीआरएनए, दिस शुड बी बाउंड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करना है, राइट। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करना है, यहाँ पे आपको जीटीपी हाइड्रोलिसिस की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रूफ रीडिंग शुरू हो गया, यहाँ पे आपका प्रूफ रीडिंग शुरू हो गया, whether they have brought correct amino acid, whether they have brought correct amino acid, क्योंकि आप जीटीपी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसका थ्रू आप पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो, राइट। Once you make a peptide bond, then you have no other way to remove it out, right? So इसीलिए जब जीटीपी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्या वो सही अमाइनो एसिड दोनों करेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, that will be proofread, understood? So that's why this comes under first proofreading, and second proofreading में क्या है, ये जो अमाइनो एसिड आ रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब जो राइबोसोम का पी साइड हो चाहे ए साइड हो, वहां पे जो बाइंड हो रहे हैं, which is called accommodation, मतलब पी साइड में टीआरएनए आके बाइंड हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड accommodation, राइट। दिस इज बाइंडिंग, सो मींस accommodation, ये जो accommodate कर रहे हैं यहाँ पे, that will also come under second proof reading, right? तो यहाँ पे जो टोटल प्रूफ रीडिंग होगा, टोटल प्रूफ रीडिंग इज बेसिकली कंसीडरिंग F1 एंड F2, दोनों स्टेज को मिला के टोटल प्रूफ रीडिंग किया जाएगा ऑन अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ओके। नेक्स्ट, इसके बारे में मैंने बता रहा था कि राइबोसोम का बाइंडिंग साइट, एक बार देख लो राइबोसोम का बाइंडिंग साइट क्या क्या है। राइबोसोम के 3 बाइंडिंग साइट है, एक तो है ए साइट, दूसरा है पी साइट, तीसरा है ई साइट, ठीक है। ए साइट इज बेसिकली अमाइनो एसाइल अटैचमेंट साइट, क्योंकि यहाँ पे हर एक टीआरएनए आता है विद अमाइनो एसिड, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ए साइट। देन पी साइट पेप्टाइडल साइट, मतलब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। एंड ई साइट मतलब एग्जिट साइट, इधर से जो ग्रोन पे पॉलीपेप्टाइड चेंज है दैट विल बी रिलीज फ्रॉम दिस साइड, देखो दिस साइड इससे रिलीज हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज क्या है, मैंने आपको बता रहा था, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, प्लीज माइंड इट, फर्स्ट अमाइनो एसिड विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द पी साइड, फर्स्ट अमाइनो एसिड, ओके। नेक्स्ट सेकंड अमाइनो एसिड आएगा, सेकंड अमाइनो एसिड विल कम टू ए साइड, देन आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, देन ट्रांसलोकेट होगा, मतलब पी साइड से आएगा ई साइड, देन ये जो अमाइनो एसिड ए साइड में था ये आ जाएगा पी में, तो फिर ये खाली हो जाएगा, मतलब एम्प्टी हो जाएगा, देन तीसरा अमाइनो एसिड आएगा फिर ए साइड में, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ द होल थिंग विल गो ऑन। अब देखो यहाँ पे जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका जो एमआरएनए वाला पार्ट है, जो एमआरएनए वाला पार्ट है, एमआरएनए में कहाँ पे राइबोसोम बाइंड करेगा, वेयर विल राइबोसोम बाइंड, एंड व्हाट इज द स्टार्ट साइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द स्टार्ट साइट, आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो ये एमआरएनए, ये जो टोटल ग्रीन कलर है ये एमआरएनए, यहाँ पे देखो स्टार्ट कोडॉन है AUG, which codes for methionine, which codes for methionine। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उससे अपस्ट्रीम में, ये तो डाउनस्ट्रीम हो रहा है, दिस विल बी अपस्ट्रीम, राइट, दिस विल बी अपस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम में आपको HD सीक्वेंस मिलेगा, साइन डालगानो सीक्वेंस, ये एक कंसेंसस सीक्वेंस है। दिस इज द सीक्वेंस व्हिच विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द राइबोसोम एंड इवेंचुअली राइबोसोम विल बाइंड टू दिस, राइबोसोम विल बाइंड टू दिस, ओके। तो ये जो HD सीक्वेंस है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स,
and the same thing will be Kojak sequence. Then things will be Kojak sequence in case of eukaryote. Okay, so please remember, इसको बोलते हैं ribosomal binding site. HD sequence in case of prokaryotes, Kojak sequence in case of eukaryotes. तो यहाँ पे है ribosomal binding site. So ribosome will recognize this and identify it, and eventually it will bind here. Okay, then it will start synthesizing from here onwards. क्योंकि यहाँ पे है स्टार्ट कोडन. तो स्टार्ट कोडन आएगा थोड़ा डाउनस्ट्रीम में, एंड ये जो साइन डालगोन सीक्वेंस है, दिस विल कम इन द अपस्ट्रीम एलिमेंट, राइट. अब देखो, जो मैंने आपको बता रहा था कि ये जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स, एक बार देख लेते हैं. देखो, प्रोकैरियोट का केस में ये जो आरबीएस है, मतलब राइबोसोमल बाइंडिंग साइट यहाँ पे है, राइट. एंड ये आपका डाउनस्ट्रीम वाला पार्ट, मतलब टोटल एमआरएनए. अगर आप यूकैरियोटिक में देखोगे, यूकैरियोटिक में क्या है, आपका एमआरएनए का 5 प्राइम कैप भी है, राइट. यहाँ पे पॉली ए टेल भी है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. यहाँ पे देखो कोजाक सीक्वेंस, दिस इज द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट. दिस इज कोजाक सीक्वेंस, ठीक है. यहाँ पे देखो राइबोसोम स्कैन करेगा, जहां पे कोजाक सीक्वेंस मिलेगा वहां से शुरू होगा. अब यहाँ पे और एक चीज देखो इंपॉर्टेंट, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो फर्स्ट मिथोनिन आएगा यहाँ पे, फर्स्ट जो मिथोनिन आएगा दैट विल बी फॉर्मुलेटेड. देखो एफमेट, एफमेट बैक्टीरियल का केस, बैक्टीरिया का जो फर्स्ट जिसको इनिशिएटर मिथोनिन बोलते हैं, तो इनिशिएटर मिथोनिन बोलते हैं, that is basically formulated. That's why F is mentioned here. ठीक है. And always remember जो मैंने बता रहा था, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है that will always occupy the P side. देखो वहां पे भी है, प्रोकैरियोटिक का केस में भी है एंड यूकैरियोटिक का केस में भी है. ठीक है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत सारे स्टूडेंट को ये मानना है कि फर्स्ट अमीनो एसिड विल स्टार्ट फ्रॉम A only. No, second onwards it will be here. Second onwards it will be here. So first will be always on P side. First will be always on P side. ओके, सो प्लीज रिमेंबर इट. नेक्स्ट, अब शुरू हो जाएगा इनिशिएशन. चलो अब इनिशिएशन शुरू करते हैं. देखो तो कैसे प्रोसेस शुरू होता है. जब प्रोसेस शुरू होगा इनिशिएशन, कुछ इनिशिएशन फैक्टर है. इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे देखो, मान लीजिए एक नाम है IF1, IF3. दीज आर ऑल प्रोटीन्स वाले, सब प्रोटीन ही है. IF1 एंड IF, दो प्रोटीन पहले जाके 30S राइबोसोमल साबुनिन में बाइंड करेगा. ठीक है. चलो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करते हैं. तो IF1 एंड IF3 इनिशिएशन फैक्टर जो है 1 एंड 3 दोनों जाके 30S राइबोसोमल साबुनिन में बाइंड करेगा, राइट. उधर देखो ऑन द अदर साइड व्हाट विल हैपन, यू हैव एमआरएनए. एमआरएनए का ए है आपका स्टार्ट साइट, है आपका स्टार्ट साइट, राइट. यहाँ पे आपका एचडी सीक्वेंस, यहाँ पे आपका एचडी सीक्वेंस. अब देखो ये जो 30S राइबोसोमल सबयूनिट है, इस दिस 30S राइबोसोमल सबयूनिट विल आइडेंटिफाई द एचडी सीक्वेंस. यहाँ पे ये जो एचडी सीक्वेंस है इसको रिकॉग्नाइज करेगा. ठीक है. रिकॉग्नाइज करने के बाद 30S राइबोसोमल सबयूनिट विल बाइंड टू द एमआरएनए. 30S ये जो राइबोसोमल सबयूनिट था दैट विल बाइंड टू एमआरएनए. जो ग्रीन कलर एमआरएनए है यहाँ पे बाइंड करेगा, राइट. अब देखो यहाँ पे 30S राइबोसोमल सबयूनिट विल बाइंड टू एमआरएनए. एक स्टेप हो गया. दूसरे स्टेप में क्या है, इधर से टीआरएनए आ रहे हैं, इधर से टीआरएनए आ रहे हैं. देखो इधर से टीआरएनए क्या आएगा, टीआरएनए में IF2 बाउंड रहेगा. IF1 and IF3 will remain bind to your 30S subunit, and IF2 जो है IF2 जाके बाइंड करेगा टीआरएनए के साथ. अच्छा, टीआरएनए में ये जो फर्स्ट मिथोनिन का हम लोग बात कर रहे थे, फर्स्ट फॉर्माइल मिथोनिन इनिशिएटेड टीआरएनए, राइट. तो यहाँ पे जो इसका जो 3 प्राइम एंड है यहाँ पे आएगा एक्सेप्टर आर्म. एक्सेप्टर आर्म में मिथोनिन अटैच्ड रहेगा, राइट. एंड ये वाला जो पार्ट है दिस इज एंटीकोडन पार्ट, दिस इज एंटीकोडन पार्ट. यहाँ पे जीटीपी भी अटैच्ड रहेगा, यहाँ पे जीटीपी भी अटैच्ड रहेगा. ये पूरा जो सेट है ये सेट आएगा, आके कहाँ बैठेगा, ये जो AUG वाला पार्ट था एमआरएनए का जो कोडॉन था यहाँ पे आके बैठेगा. देखो AUG के ऊपर USC ऐसे बैठेगा, राइट. यहाँ पे देखो ये जो टोटल 30S वाला सब यूनिट था इसमें ऑलरेडी IF1 एंड IF3 अटैच था. IF2 विल अटैच टू टीआरएनए, राइट. IF2 टीआरएनए में अटैच्ड है. यहाँ पे आपको जीटीपी भी है एंड यहाँ पे मिथोनिन भी है. ठीक है. यहाँ पे मिथोनिन भी है क्योंकि टीआरएनए ऑलरेडी मिथोनिन के लाया है यहाँ पे, राइट. ये हो गया 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. इसको बोलते हैं 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. एंड ये हाफ ऑफ राइबोसोम, दिस इज नॉट द फुल राइबोसोम, दिस इज ओनली हाफ ऑफ राइबोसोम. अब देखो यहाँ पे आप आएगा पूरा, जब स्टेज तैयार है, जब स्टेज पूरा रेडी है, नाउ 50S विल कम. वो 50S विल कम. देखो जब 50S आएगा, 50S आके 30S के साथ बाइंड करेगा, देन
IF1 2 3 इस तीनों का जरूरत नहीं रहेगा, दैट विल बी रिलीज्ड एंड अब देखो जब 50s बाइंड करेगा 30s के साथ, दैट रिक्वायर्स सम एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आएगा? जो जीटीपी बाउंड था, दैट जीटीपी विल बी हाइड्रोलाइज्ड टू जीडीपी एंड पीआई। देखो जीटीपी विल हाइड्रोलाइज्ड, तो जीटीपी हाइड्रोलाइज हो गया। IF1 2 3 तीनों का क्या रोल था? सिर्फ इनिशिएशन में, तो 50s आके 30s के साथ बाइंड कर गया। तो पूरा जब कंप्लीट 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, जब 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुका है, देन IF1 2 3 का जरूरत नहीं रहेगा and GDP has already been hydrolyzed to give you GDP and PI. Utilizing that energy, 50s will remain bound to 30s. That's why it will form 70s initiation. ठीक है, तो अब पूरा ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अभी तैयार हो चुका है, रेडी है। देन विल स्टार्ट इलोंगेशन। अब देखो, अब इलोंगेशन शुरू होगा। इलोंगेशन का जो पहला स्टेप है वो है ट्रांसलोकेशन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो देखो फर्स्ट अमीनो एसिड आया पी साइड पे, ए साइड अभी खाली है, राइट, ए साइड अभी खाली है। अब ए साइड में दूसरा अमीनो एसिड आ गया, दूसरा अमीनो एसिड आ गया दूसरा साइड में, मतलब ए साइड में। अब यहाँ पे क्या होना है? फर्स्ट यहाँ पे जो ये जो अमीनो एसिड लाया था मिथ्योनिन, और जो दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे एलानिन, एलानिन यहाँ पे लाया है, तो मिथ्योनिन के साथ एलानिन का पेप्टाइड बॉन्ड होना जरूरी है, राइट। तो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। जब पेप्टाइड बॉन्ड हो गया तब क्या होना चाहिए? तब ये जो पी वाला था, पी को ई में लाना है, फिर ए को आएगा पी में, फिर ए वाला यहाँ पे खाली हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे तीन साइड है ना, ए साइड, पी साइड एंड ई साइड। अब देखो फर्स्ट अमीनो एसिड आया यहाँ पे, अमीनो एसिड 1, यहाँ पे है अमीनो एसिड 2, यहाँ पे हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। जब पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, अब यहाँ पे क्या होना है? ट्रांसलोकेशन। अब देखो ट्रांसलोकेशन, ये जो P वाला, ये जो A1 था, बेसिकली दिस विल कम टू ई साइड, राइट। यहाँ पे आ जाएगा A1, तो A2 ये तो ऑलरेडी अटैच हो गया, तो A2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अब खाली हो गया, राइट, यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड नहीं है, राइट। तो ये जो बेसिकली यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे अभी आएगा क्या? A3 आएगा, A3 आएगा क्योंकि ए वाला खाली था, ए वाला सेट खाली था, राइट। तो जब फिर A3 आएगा, फिर A3 विल बी अटैच टू A2 बाय पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। जब अटैच हो जाएगा देन क्या होगा? फिर A3 विल कम टू दिस। तो ट्रांसलोकेशन मींस A to P, ऑलवेज A to P, A to P, A से P में लाना है ताकि ऑटोमेटिक P से E में आ जाएगा। इट्स लाइक मान लीजिए कि एक यू नो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है, मैंने इसको ऐसे ला रहा हूँ, तो जब इसको मैंने ला रहा हूँ यहाँ पे, इसको जब ला रहा हूं तो ए वाला जो पार्ट है ये भी ऑटोमेटिक चले जा रहे हैं ना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ इसको इधर ट्रांजिट कर रहा हूं, तो ए वाला जो पार्ट है दैट विल ऑटोमेटिकली बी पुल डाउन, राइट। तो इसीलिए जब ए से पी तक ला रहे हो, तो जो पी वाला पार्ट था दैट विल ऑटोमेटिकली कम टू ई साइड। समझ रहे हो अभी? ओके। तो आपको ए वाला जो पार्ट है, मतलब ए वाला जो साइट है राइबोसोम का, दैट शुड बी ऑलवेज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब वहां पे अगर खाली नहीं करोगे तो दूसरा अमीनो एसिड, मतलब नेक्स्ट अमीनो एसिड कैसे आएगा? क्योंकि हर एक नेक्स्ट अमीनो एसिड विल ऑक्यूपाई द ए साइड ओनली। ओके, मतलब फ्रॉम सेकंड अमीनो एसिड ऑनवर्ड्स, नॉट फ्रॉम फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ कोर्स, फ्रॉम सेकंड अमीनो एसिड ऑनवर्ड्स इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द ए साइड। ओके, तो ये पे पेप्टाइड बॉन्ड हो गया फॉर्मेशन, देन ट्रांसलोकेशन। देन ट्रांसलोकेशन मतलब देखो P2 आएगा ई साइड, अब ये जो ए वाला साइड था दिस बिकम्स फ्री, राइट। ए वाला साइड हमेशा फ्री रहेगा, तभी जाके यहाँ पे नया नया मतलब यू नो द सेकंड थर्ड फोर्थ अमीनो एसिड आएगा, राइट। एंड इवेंचुअली ये जो देखो यहाँ पे ये साइड थ्रू ई विल ग्रो, विल ग्रो, ग्रो मतलब ये एग्जिट हो जाएगा थ्रू ई साइड, ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको बताया था सेम चीज है यहाँ पे इलोंगेशन स्टेज में, वही है सेम चीज, तो देख लो। तो मान लीजिए कि ये है ए साइट, ये है पी साइट, ये है ई साइट, ठीक है। तो पी में आएगा फर्स्ट अमीनो एसिड, ए में आएगा सेकंड अमीनो एसिड, राइट, ए में यहाँ पे आएगा सेकंड अमीनो एसिड, राइट। तो फिर इधर यहाँ पे आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, देन व्हेन द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड देन कम, मतलब दिस विल बी रिलीज्ड, ओके, दिस विल बी रिलीज्ड थ्रू ई साइड एंड इवेंचुअली यू नो द होल पॉलीपेप्टाइड चेन विल बी रिलीज्ड, ओके। अब हम लोग
टर्मिनेशन का बात करेंगे। टर्मिनेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। टर्मिनेशन मतलब क्या है? राइबोसोमल डिसअसेंबली। सिंपली टर्मिनेशन का मतलब है राइबोसोमल डिसअसेंबली। एंड उससे पहले भी और भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, एक बार देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको पता है कि ये जो mRNA है, ये जो mRNA है, लास्ट में आएगा स्टॉप कोडन, राइट? लास्ट में आएगा स्टॉप कोडन। व्हाट आर दो स्टॉप कोडन? UAG, UGA एंड UAA, राइट? दीज आर द 3 स्टॉप कोडन, राइट? ओके, अच्छा, ये जो स्टॉप कोडन है, जब यहाँ पे mRNA का लास्ट जब आएगा, क्या होगा? इसका कोरिस्पॉन्डिंग कोई भी अमीनो एसिड नहीं रहेगा, राइट? का कोरिस्पॉन्डिंग कोई भी अमीनो एसिड आपको नहीं मिलेगा, कोई भी अमीनो एसिड आपको नहीं मिलेगा जो कि टीआरएनए ला सकता है, राइट? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? जब स्टॉप कोडन आएगा तब जो कुछ रिलीज फैक्टर है, राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर और रिलीज फैक्टर, देखो ये जो रिलीज फैक्टर है, रिलीज फैक्टर जाके वहां पे बैठ जाएगा। कहां पे बैठेगा? ए साइड में। हमेशा एक चीज याद रखो, आपका जो राइबोसोम का जो 3 साइट है, साइट, पी साइट एंड ई साइट, यहाँ पे हमेशा अमीनो एसिड होना चाहिए, राइट? यहाँ पे अमीनो एसिड होना चाहिए। तो जब स्टॉप कोडन आ जाएगा तब रिलीज फैक्टर आएगा, यहाँ पे रिलीज फैक्टर बैठेगा, ठीक है? क्योंकि टीआरएनए तो है नहीं ऐसा कुछ जो कि अमीनो एसिड ला सकते हैं कोरिस्पॉन्ड्स टू स्टॉप कोडन, राइट? तो जब यहाँ पे स्टॉप कोडन आएगा, रिलीज फैक्टर यहाँ पे जाके बाइंड करेगा। अब देखो पूरा पिक्चर, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। देखो, स्टॉप कोडन इज एनकाउंटर। जब स्टॉप कोडन यहाँ पे एनकाउंटर हुआ, मान लीजिए कि UAG, तब क्या होगा? तब यहाँ पे रिलीज फैक्टर आ गया। देखो ए साइड, राइट? दिस इज ए साइड, दिस इज ई साइड, राइट? तो ये साइड में रिलीज फैक्टर आ गया। देखो, रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडन, यहाँ पे रिलीज फैक्टर आके बाइंड करेगा, राइट? जब यहाँ पे आके बाइंड करेगा, देन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज्ड। पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गया, राइट? ओके, अच्छा, जब पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गया तब मैं तब तक रिलीज फैक्टर 1 का बात कर रहा था। अब क्या होगा? रिलीज फैक्टर 3 विल कम। रिलीज फैक्टर 3 GDP बाइंड्स कॉजिंग RF1 रिलीज, ठीक है? रिलीज फैक्टर 3 एंड GDP बाइंड्स एंड कॉजिंग RF1 रिलीज, मतलब रिलीज फैक्टर 3 आएगा। देखो, रिलीज फैक्टर 3 एंड GDP एक साथ आएगा, ठीक है? एंड दैट विल मेक द रिलीज ऑफ RF1। तो GTP विल रिप्लेस द GDP एंड GTP हाइड्रोलाइसिस रिलीज RF3। देखो, यहाँ पे एक तो है RF3 एंड GDP एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं, बाउंड होके यहाँ पे आ रहे हैं। जब रिलीज फैक्टर 3 आ रहे हैं, देन इट विल रिलीज RF1, it will cause the release of RF1, right? And finally GTP will replace the GDP and GTP hydrolysis will release RF3, ठीक है? फाइनली जो RF3 जो कि RF1 को रिलीज करने में हेल्प किया था, फाइनली GTP hydrolysis will again help in the removal of RF3 also, right? Now क्या आएगा? राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर। देखो, RRF, ये वाला पार्ट RRF आएगा। RRF will come and bind to this A site. RRF, this is A site, this is P site and this is E site. I already told you, right? Now, ये जो RRF आया, अब देखो, EFG and GTP binds to ribosome. Hydrolysis of GTP to GDP causes translocation of the ribosome, putting RRF in the P site. RRF अब आ गया यहाँ पे P side में, putting RRF in the P site and tRNA in the E site. ये जो tRNA था, last tRNA, that will come to E site. This is E, this is P, A, ठीक है? हो गया। अब देखो यहाँ पे फाइनली क्या होगा? ये जो RRF है, RRF will be released, of course. RRF releases the uncharged tRNA. ये जो tRNA था, that will be released from E site and EFG then releases RRF. RRF will be also released from P site and the 2 ribosomal subunits dissociate from the mRNA. ये हो गया लार्ज सब यूनिट, ये है आपका स्मॉल सब यूनिट, ठीक है? अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन था, पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत पहले रिलीज हो चुका था। देखो यहाँ पे 3rd स्टेज में रिलीज हो चुका था। कैसे? जैसे RF1 बाइंड किया, जैसे RF1 बाइंड किया, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो रिलीज फैक्टर था, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड जो ग्रोन हुआ था, दैट विल बी रिलीज्ड, द ग्रोन पॉलीपेप्टाइड विल बी रिलीज्ड, वहां पे रिलीज हो गया। यहाँ पे इतना RRF का क्यों जरूरत है अभी? क्योंकि राइबोसोम को डिसअसेंबल करना है, ठीक है?
तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए सेट कर रहा हूं, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे और कौन सा टाइप का चीज आपको याद रखना है। देखो, फॉर राइबोसोमल डिसअसेंबली, मतलब 30S को 50S से अगर हटाना है, इन दैट केस यू नीड RRF। Could you follow? For that case, you need RRF. But if I say to release the growing polypeptide, you need only RF1. You need only RF1. Could you follow? You need only RF1. And you need RF3 to release RF1. मैं फिर से बता रहा हूं, देखो, to release growing polypeptide chain, you need only RF1. तो RF1 आपको चाहिए, रिलीज फैक्टर 1 आपको चाहिए टू रिलीज द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो RF1 जो कि ये साइड में बाइंड हो गया था, उसको हटाने के लिए आपको RF3 चाहिए। अंडरस्टूड? उसको हटाने के लिए आपको RF3 चाहिए। RF3 को हटाने के लिए क्या चाहिए आपको? GTP हाइड्रोलिसिस। GTP हाइड्रोलिसिस चाहिए आपको RF3 को हटाने के लिए। देखो यहाँ पे GTP हाइड्रोलिसिस हुआ, व्हिच विल रिलीज RF3। तो RF1 भी रिलीज हो गया, मतलब जो बाइंड हुआ था वो भी रिलीज हो गया, RF3 जो आया था वो भी रिलीज हो गया। अब क्या है? अब 50S को 30S से हटाना है, मतलब राइबोसोम शुड बी डिसअसेंबल्ड। फॉर दैट व्हाट यू नीड राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर, RRF, राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर। RRF आके बाइंड करेगा ए साइड में, एंड दैट विल हेल्प इन द डिसअसेंबली ऑफ राइबोसोम टू साबिन। दैट इज द होल स्टोरी ड्यूरिंग टर्मिनेशन। अंडरस्टूड? अब देखो, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का हम लोग बात कर रहे थे, आपको पता है कि there are n number of antibiotics which will target protein synthesis. They will try to attack protein synthesis, they will try to inhibit protein synthesis so that bacteria should not survive. क्योंकि अगर प्रोटीन सिंथेसिस आप स्टॉप कर दो तो डेफिनेटली बैक्टीरिया विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो इसीलिए inhibitors of protein synthesis are nothing but so many antibiotics, so many, the known antibiotics. In fact, many of them are constantly used by us in our daily life. So have a look on this. Chloramphenicol, बहुत पॉपुलर ड्रग है क्लोराम्फेनिकल। देखो, इट बाइंड्स टू 50S पोर्शन एंड इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्लोराम्फेनिकल बहुत इंपॉर्टेंट। देन देखो एरिथ्रोमाइसिन, इट बाइंड्स टू 50S पोर्शन एंड इट प्रिवेंट्स ट्रांसलोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ राइबोसोम अलोंग mRNA. Tetracycline, it interferes with attachment of tRNA to mRNA ribosome complex. Tetracycline, it's so important. Then streptomycin, it changes the shape of 30S portion, causes the code on mRNA to be read incorrectly, misreading of the codon, misreading of mRNA. Who will help? Streptomycin. ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट करेगा, एंड इवेंचुअली दे आर ऑल नॉन गुड एंटीबायोटिक्स। सो आई विल गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल। लुक एट दिस, यहाँ पे देखो, और भी कुछ, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, दीज आर वेरी कॉमन ड्रग्स। देखो, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30S बैक्टीरियल राइबोसोम। क्लोराम्फेनिकल, जिसके मैंने बात कर रहा था, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 50S बैक्टीरियल राइबोसोम। देन एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, दीज आर वेरी कॉमन ड्रग, वेरी कॉमन ड्रग। एजिथ्रोमाइसिन सबका घर में होगा डेफिनेटली। ठीक है, थोड़ा ठंडा लग गया, थोड़ा कोल्ड हो गया, चलो एजिथ्रोमाइसिन खा। ओके, बट एनीवे, आई मीन नेवर टेक एंटीबायोटिक इन दिस वे, प्लीज। दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑलवेज गेट कंसल्टेड विद डॉक्टर, देन यू गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक। ओके, देन सी एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, they will inhibit protein synthesis by binding to 50S bacterial ribosomal subunit. Then clindamycin, inhibition of protein synthesis by binding to 50S bacterial ribosomal subunit. Then quinupristin, that is also very important, or dalfopristin, देखो, inhibition of protein synthesis by binding to 50S bacterial ribosomal subunit. Okay, ये सब जो है आपको MCQ में बहुत क्वेश्चन में आपको दिखे, so much of important this slide, MCQ में आपको दिखेगा ही दिखेगा ये वाला स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस स्लाइड। अब हम लोग क्या बात करेंगे? प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये क्या है? जैसे आप स्टडी किए थे जब mRNA ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, mRNA ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद mRNA वाज आल्सो अंडरगॉन सो मेनी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। व्हाट आर दोस? कैपिंग था 5 प्राइम एंड में, 3 प्राइम एंड में पॉलीएडेनिलेशन था, स्प्लाइसिंग था, काफी सारा इवेंट था, राइट?
mRNA को प्रोसेस किया गया था। क्यों? क्योंकि mRNA को मैच्योर्ड बनाना था। द मैच्योर्ड mRNA विल बी सेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? सेम वे अब प्रोटीन तो सिंथेसिस हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद हर एक प्रोटीन का अलग-अलग काम है। हर एक प्रोटीन का अलग-अलग डेस्टिनेशन है, राइट? तो वहाँ पे जाकर प्रोटीन को काम करना है, वहाँ पे जाकर प्रोटीन को फंक्शनल होना है। So to make it functional and to make it, operational in that particular, intercellular organelle, there are so many proteins which will undergo lot of modification, so much of modification. So look at this. There are some examples. For an example, methylation, acetylation, propionylation, okay, phosphorylation, crotonylation, formylation, hydroxylation, sumoylation. ये जो मैंने यहाँ पे जो मैंने नाम बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन प्रोसेस है फॉर प्रोटीन मॉडिफिकेशन। अच्छा, मॉडिफिकेशन मतलब क्या है? फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल फॉस्फोरिलेशन। व्हाट डू मीन बाय फॉस्फोरिलेशन? phosphate group will be added to protein, simple. If I talk about acetylation, acetyl group will be added to protein, right? Glycosylation, glycosyl group मतलब carbohydrate part will be added to protein, simple, right? जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, मान लीजिए कि एसिटाइल ग्रुप को प्रोटीन में ऐड करना है। तो प्रोटीन तो बहुत बड़ा प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन का प्रोटीन शुड हैव सो मेनी अमाइनो एसिड, मिनिमम 100 200 300 अमाइनो एसिड। अब मान लीजिए कि प्रोटीन एसिटाइलेशन की बात कर रहे हैं, तो एसिटाइल ग्रुप को ऐड करना है, बट प्रोटीन में कहां पे एसिटाइल ग्रुप ऐड करोगे? द क्वेश्चन इज दैट यू कैनॉट ऐड एसिटाइल ग्रुप टू एनी अमाइनो एसिड, सॉरी, you cannot add phosphate group to any amino acid, sorry. So that's why you need to know the potential amino acid on which you can add particular chemical group, right? And this will come of course in your exam. This slide is also very very important, okay? अब देखो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि एसिटाइलेशन इन टर्मिनस जो अमाइनो एसिड है, irrespective of any amino acid, generally it is methionine, but in case of any amino acid, I mean in case of any other protein, any amino acid, N-terminus amino acid or lysine or serine, onto which you can add acetyl group, ठीक है? Similarly देखो phosphorylation, serine, threonine, tyrosine, you can add phosphorylation, I mean phosphate group to serine, threonine and tyrosine. Look at this, formylation, you can add it to lysine. Hydroxylation, you can add it to tyrosine. आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, so important, you have to remember it, you have to remember, okay? नेक्स्ट जो हर एक क्लास में मैं करता हूं वो है क्वेश्चन एनालिसिस, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन एनालिसिस you will never be satisfied and you will never feel confident that yes, that I learned something so that I could solve some question. Okay, so let us start a session on question analysis. Okay, चलो start करते हैं. First question, approximate molecular weight of the product after translation of 390 bases mRNA would be. एक mRNA है जिसका बेस है 390 न्यूक्लियोटाइड, उस mRNA से जब प्रोडक्ट होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, राइट? तो mRNA का लेंथ कितना है? 390 न्यूक्लियोटाइड। तो यहां से जो पॉलीपेप्टाइड आएगा यहाँ पे कितना सारा अमाइनो एसिड रहेगा? हर एक 3 न्यूक्लियोटाइड विल कोड फॉर सिंगल अमाइनो एसिड, हर एक 3 न्यूक्लियोटाइड विल कोड फॉर सिंगल अमाइनो एसिड, राइट? तो यहाँ पे अगर 390 न्यूक्लियोटाइड हुआ तो कितने अमाइनो एसिड आएगा? यहाँ पे 130 अमाइनो एसिड आएगा, 130 अमाइनो एसिड आएगा, राइट? अगर 130 अमाइनो एसिड आया तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 130 into 110 Dalton, right? 110 Dalton divided by 1000, so that you can consider in kd, right? So this will be roughly 14 kd, roughly 14 kd. देखो यहाँ पे है, या 14 kd है यहाँ पे, क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर रेट है 110 डाल्टन, राइट? तो मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान है, राइट? या सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इनहिबिट प्रोटीन बायोसिंथेसिस? यहाँ पे कौन सा है जो कि अमाइनो एसिड को इनहिबिट नहीं करेगा, अमाइनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं इनहिबिट करेगा? प्यूरोमाइसिन ऑफ कोर्स इट विल इनहिबिट, क्लोराम्फेनिकल ऑफ कोर्स इट विल इनहिबिट, cycloheximide this will also inhibit, oligomycin will not inhibit protein biosynthesis. What will oligomycin do? Do you remember? आपका जो ATP सिंथेसिस है
F0 and F1 पार्टिकल, ये जो F0 हम लोग बोलते हैं और FO, दिस O स्टैंड्स फॉर ओलिगोमाइसिन। ये है एटीपी सिंथेस, ये है एटीपी सिंथेस एंजाइम। ओके, ये जो एटीपी सिंथेस एंजाइम है, ये जो FO पार्टिकल है, FO, दिस O स्टैंड्स फॉर ओलिगोमाइसिन। दिस इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स ओलिगोमाइसिन। Oligomycin can come and block. If it is blocked, then what will happen? There will be no more proton flux, क्योंकि proton flux इसी का थ्रू होता है, F0 का थ्रू, right? So oligomycin is nowhere linked with protein biosynthesis. So this will be your answer. Okay, yeah. Next, the pair of amino acids which does not undergo post translation modification. देखो पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, जो मैंने कुछ देर पहले अभी स्लाइड में बताया था कि कौन सा मॉडिफिकेशन में कौन सा अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है, राइट? इज सो इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। यहाँ पे देख लो कौन सा चीज कौन सा अमीनो एसिड है जो कि किसी भी टाइप ऑफ प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। एस्पार्जिन एंड हिस्टिडीन इन्वॉल्व, टायरोसिन सेरिन आल्सो इन्वॉल्व, एस्पार्जिन सेरिन इज आल्सो इन्वॉल्व, एलानिन ग्लाइसिन आर नॉट इन्वॉल्व। These two amino acids are nowhere involved. Alanine and glycine, these two amino acids are nowhere involved in protein post-translational modification. Okay, so please remember. Yeah, alanine, glycine not involved. Next, peptidyl transferase activity resides. Peptidyl transferase activity कहाँ पे रिसाइड होता है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पे रिसाइड होता है? 16S RNA, 23S RNA, 5S and 28S, 23S. तो याद रखना है। Basically, this is memory based question, but you have to remember it. There is no other way. Peptidyl transferase activity resides in 23S rRNA. Okay, 23S rRNA. Please remember. Next, Stein-Dalgarno sequence present in mRNA. ये जो mRNA में जो होता है, that binds to where? 3' end of rRNA, 5' end of rRNA, 5' end of tRNA, 3' end of tRNA. This is again another master class question, but again this is a memory based question, so please remember it. This binds to 3' end of rRNA. Okay, so please remember Stein-Dalgarno sequence which is present in mRNA that binds to 3' end of rRNA. ठीक है? Yeah, this 3' end of. Next, which one of the following bases is not found in the T arm of amino acid tRNA? जो amino acid tRNA है उसका जो T arm है वहां पे इस चारों में से कौन सा चीज जो कि आपको नहीं दिखेगा, राइट? डाइहाइड्रोयूरिडिन को नहीं, स्यूडोयूरिडिन आपको दिखेगा, यूरासिल दिखेगा, गुआनिन, राइट? डाइहाइड्रोयूरिडिन आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो द क्वेश्चन यहाँ पे आया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट फाउंड इन द टी आर्म ऑफ अमीनो एसिड टी। तो डाइहाइड्रोयूरिडिन आपको नहीं दिखेगा, राइट? नेक्स्ट, match the antibiotics in group 1, the mode of their action in group 2. Excellent, this is excellent question, and this is the one I have been waiting for. And let me tell you, you will find these questions in almost all year, in every year you'll find this question every year. So let us see क्या क्या होता है यहाँ पे। देखो एक बार देख लो, फर्स्ट क्या क्या यहाँ पे एंटीबायोटिक के बारे में बताया? क्लोराम्फेनिकल, रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्विनोलोन। ओके, 4 है। फिर मैं बता रहा हूँ क्लोराम्फेनिकल, रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्विनोलोन। ओके, अच्छा यहाँ पे जो क्लोराम्फेनिकल है, क्लोराम्फेनिकल क्या क्या होगा? क्लोराम्फेनिकल will inhibit protein synthesis by acting on 50S ribosomal subunit. This is basically P. Okay, chloramphenicol inhibits protein synthesis by acting on 50S ribosomal subunit. Next, rifampicin. Rifampicin RNA polymerase किधर है? Yeah, rifampicin interferes with RNA polymerase activity. Okay, rifampicin interferes with RNA polymerase activity. Next, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन 30S सबयूनिट, 30S किधर है? यहाँ पे देखो, टेट्रासाइक्लिन ये है आपका R, मतलब टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय एक्टिंग ऑन 30S राइबोसोमल सबयूनिट, राइट? देन क्विनोलोन, क्विनोलोन डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, या सो इट इंटरफियर्स विद डीएनए रेप्लिकेशन बाय इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज, बाय इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज। एस तो कहाँ पे आ रहे हैं? P3 H2 R1 Q4, बी वाला ऑप्शन में, ठीक है? दिस इज प्योरली मेमोरी बेस्ड, बट
This is one of the classic example of antibiotic mechanism. Will definitely get it. I'm telling you. These questions will be always common all the exams. Okay, please remember. Yeah, answer. अब देखो, which set of following events occurs during elongation step of translocation? Sorry, translation during elongation step. यहाँ पे कुछ स्टेप बताया गया जो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेप है जो कि इलोंगेशन स्टेप में होता है. ओके, ठीक है, चलो देखते हैं. अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए विद द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए विद द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. क्या ये इलोंगेशन का पार्ट है या इनिशिएशन का पार्ट है? इनिशिएशन का पार्ट है, राइट? इज नॉट द पार्ट ऑफ इलोंगेशन. लोडिंग ऑफ करेक्ट अमीनो एसिड टीआरएनए इनटू ए साइट. यस, दिस का पार्ट है. Formation of a peptide bond between the amino acid tRNA in the A site and the peptide chain that is attached to the peptidal tRNA in the P site. Yes, also part of elongation. Dissociation of ribosomal subunit. Sorry, this is the part of termination. The part of termination. Translocation of peptidal tRNA from A site to P site in the ribosome. This is a part of elongation, of course. A site to P site में जा रहे हैं. Of course, this is part of translocation. So इलोंगेशन में कौन कौन सा है? आपका क्यू है, आर है एंड टी. क्यू आर टी, क्यू आर टी. ओके, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर. सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट्स. अभी मैं बता रहा था टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट्स इंटरैक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए. नो. ट्रांसलोकेशन ऑफ एमआरएनए थ्रू राइबोसोम. नो. पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी. नो. बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू राइबोसोम. यस. देखो, एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म आपको याद रखना ही है. देयर इज नो अदर वे. देयर इज नो अदर वे. यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ एंटीबायोटिक. तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर. डी विल बी योर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Puromycin is a structural analog of. Puromycin is a structural analog of. Again, this is a memory based question, but this is a master class question. Alanine tRNA? No. Tyrosyl tRNA? Yes. Not methonyl, not glycyl. Okay. So please remember, puromycin is a structural analog of tyrosyl tRNA. So please remember it. This is another masterpiece question, and most commonly questions which has been asked on protein synthesis. Please remember it. Yeah, tyrosyl tRNA. Next question number 11. Which of the following antibiotics inhibits bacterial protein synthesis by interfering with peptidal transferase activity? Which of the following antibiotics inhibits bacterial protein synthesis by interfering with peptidal transferase activity? Streptomycin, erythromycin, puromycin, cyclohexamide. So important question, and this is so common question. This question has been asked so many times in many previous years. I can tell you, your answer will be erythromycin. Okay, so please remember, bacterial peptidal transferase activity will be interfered by erythromycin. Yes. Okay. Next, what? 12. Selenocysteine. Selenocysteine only present in prokaryotes. Coded by UGA. Stop codon. Yes. Derives from cysteine. No, it is basically derived from serine. Serine. It is found post-translationally. No, sorry. So selenocysteine is basically coded by UGA, but a stop codon, right? And it is derived from serine. It is not derived from cysteine. So please don't get confused. Okay. Yeah. So this is coded by. Next, increasing the concentration of which of the following would most effectively antagonize the inhibition of protein synthesis by puromycin? अच्छा, प्यूरोमाइसिन क्या करता है एक बार देख लो. ये जो आपका टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे है अमाइनो एसिड अटैचमेंट. ठीक है, यहाँ पे अमाइनो एसिड. ये जो टीआरएनए यहाँ पे, ये जो अमाइनो एसिड आके यहाँ पे जो बाइंड कर रहा है 3 प्राइम में, दिस इज द पार्ट वेयर प्यूरोमाइसिन एक्ट्स. क्योंकि ये जो प्यूरोमाइसिन है, प्यूरोमाइसिन में भी ये वाला पार्ट है. तो प्यूरोमाइसिन में अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा. देखो, ये जो प्यूरोमाइसिन है, ये है प्यूरोमाइसिन.
प्यूरोमाइसिन में अमीनो एसिड अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है दिस इज स्ट्रक्चरली एनालॉग टू, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर टू प्यूरोमाइसिन। ये वाला पार्ट क्या है, किसका है? टीआरएनए का पार्ट है, राइट? टीआरएनए का पार्ट है। तो अमीनो एसिड शुड बाइंड टू टीआरएनए अटैचमेंट साइट। तो अमीनो एसिड यहाँ पे नहीं बाइंड करेगा, कहाँ बाइंड करेगा? प्यूरोमाइसिन में बाइंड। क्यों? क्योंकि ये जो बाइंडिंग पार्ट है, ये बाइंडिंग पार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा प्यूरोमाइसिन के स्ट्रक्चर में, ठीक है? तो इसीलिए नाउ द क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मान लीजिए अमीनो एसिड यहाँ पे बाइंड किया, अमीनो एसिड प्यूरोमाइसिन में बाइंड किया, ठीक है? तो उसको एंटागोनाइज करना है, मतलब रिवर्स करना है। तो किसका कंसंट्रेशन आपको इंक्रीज करना है? इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है ताकि यू कैन एंटागोनाइज द इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय प्यूरोमाइसिन। प्रोटीन सिंथेसिस जो कि थ्रू प्यूरोमाइसिन इनहिबिट हो गया था, उसको अगर रिवर्स करना है तो किसका कंसंट्रेशन आपको इंक्रीज करना है? एटीपी, देन जीटीपी बाउंड इनिशिएशन फैक्टर, अमीनो एसिड टीआरएनए और पेप्टाइडल टीआरएनए। नो नो नो, अमीनो एसिड। व्हाई? क्योंकि ये जो बाइंड हुआ था, अमीनो एसिड जो बाइंड हुआ था टीआरएनए का, इसी जो ए जो पार्ट है इसका कंसंट्रेशन अगर आप ज्यादा कर दिए हो देन यू कैन रिवर्स द एक्शन ऑफ प्यूरोमाइसिन, ठीक है? व्हाई? बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ कंपैरेटिव इनहिबिशन, काइंड ऑफ कंपैरेटिव इनहिबिशन। तो अगर कंपैरेटिव इनहिबिशन को आपको रिवर्स करना है तो क्या करना है? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होना है कंपेयर टू इनहिबिटर, राइट? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन शुड बी वेरी हाई कंपेयर टू इनहिबिटर। यहाँ पे इनहिबिटर क्या है? प्यूरोमाइसिन। तो अगर प्यूरोमाइसिन का कंसंट्रेशन से अगर ज्यादा कंसंट्रेशन आप कर दिया, जो अमीनो एसिड टीआरएनए इसका कंसंट्रेशन अगर ज्यादा कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? यू कैन रिवर्स द एक्शन ऑफ, you can antagonize it, right? So very good question, please remember answer will be C. Next question number 14, which one of the following is not a potential site for protein phosphorylation? Which of the following is not a potential site for protein phosphorylation? यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? तो याद रखना है क्या क्या पार्ट है प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन में। एक तो होगा सेरिन, दूसरा है थ्रियोनिन, तीसरा है टायरोसिन एंड किसी किसी केस में एस्पार्टिक एसिड। So these are the four part where you can add phosphate group. You can add phosphate group. Okay? तो देखो यहाँ पे क्या है? लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड। आंसर लाइसिन, क्योंकि लाइसिन इज नॉट द पोटेंशियल साइट फॉर प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a synthetic mRNA of repeating sequence of this is used for a cell-free protein synthesizing system like the one used by Nirenberg. Okay, if we assume that the protein synthesis can begin without the need for an initiator codon, what product or products will you expect to occur after protein synthesis? देखो यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे सीक्वेंस क्या क्या है? CS 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 ऐसे हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अगर इसको देखोगे कि क्या क्या कोडन आपको मिल सकता है, आपको हर एक 3 न्यूक्लियोटाइड के बाद ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितना है, ये देखो CSC, फिर CSC, फिर CSC, राइट? सिमिलरली ACA, देन ACA, देन ACA। तो कितना टाइप ऑफ अमीनो एसिड आपको मिलेगा? 2 अमीनो एसिड मिलेगा। 1 प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल अमीनो एसिड, सॉरी 2 प्रोटीन्स, नो यहाँ पे 2 प्रोटीन नहीं मिलेगा, सिंगल प्रोटीन मिलेगा। 1 प्रोटीन विथ एन ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस ऑफ 3 different amino acids. Sorry, 1 protein with an alternative sequence of 2 different amino acids. Yes. Understood? So simple. बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको देखना है कि हाँ कितना अमीनो एसिड आपको मिल सकता है। ऑल्टरनेटिव 2 अमीनो एसिड, राइट? या 2 different अमीनो एसिड आपको मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम स्ट्रक्चर the peptidal transferase activity of the ribosome is found. Where will you find peptidal transferase activity? Entirely in the ribosomal RNA, entirely in the ribosomal proteins, partially embedded in the RNA and partially in the proteins. Ribosomal RNA binds the mRNA, but proteins catalyze peptidal transferase activity. Where? Entirely in the ribosomal RNA. So please remember it. This is also another memory based question. See, few questions will be of course memory based and few others will be conceptual, but you have to keep both in your mind because exam is all about both. You cannot simply consider that I'll only talk about conceptual question.
I'll easily forget memory functions, but you have to remember both, right? Yeah. So in the prokaryotic ribosomal structure, the peptidal transferase activity of the ribosome will be found entirely in the ribosomal RNA. Okay. So please remember it. Yes, entirely in the ribosomal RNA. Next, which kind of post-translationally modified protein targets are recognized by bromodomain containing protein? Very good. What kind of protein, post-translational modified protein targets are recognized by bromodomain? Acetylated protein, glycosylated protein, ubiquitin protein, or sumoylated protein. Remember it, acetylated. This will be recognized by bromodomain. Bromodomain. Okay. Similarly, अगर ये methylated होता, या अगर methylated होता, this will be recognized by chromodomain. और PhD domain. PhD domain. ओके आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको बोला कि एसिटाइलेटेड प्रोटीन है, एसिटाइलेटेड प्रोटीन विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रोमोडोमेन। ओके सो प्लीज रिमेंबर इट, या दिस विल बी एसिटाइलेटेड। नेक्स्ट, a tRNA containing an anticodon for leucine was charged with leucine. Okay, all right. Subsequently, the attached leucine was chemically modified to arginine. Fine. This tRNA will incorporate what? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये है आपका mRNA, ये है आपका टीआरएनए, राइट। ये जो टीआरएनए है यहाँ पे क्या किया, एंटीकोडन किसका, ल्यूसिन, ये है ल्यूसिन का। यहाँ पे किसको लाया, ल्यूसिन को लाया। बट ये जो अटैच्ड ल्यूसिन है, इसको आप केमिकली मॉडिफाई किया टू आर्जिनिन, ठीक है, इसको आप केमिकली मॉडिफाई किया टू आर्जिनिन। तो क्या होगा, ये जो ग्रोइंग चेन चल रहा था एमआरएनए का, मतलब पॉलीपेप्टाइड का जो ग्रोइंग चेन है, यहाँ पे आर्जिनिन ये बाइंड होगा, क्योंकि आप ल्यूसिन को ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया आर्जिनिन में, राइट। और यहाँ पे ल्यूसिन तो बैठा है, कैसे बैठा है, क्योंकि ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए का जो कोडन है, कोडन में ल्यूसिन है, सिंपली कोडन में ल्यूसिन है, इसलिए एंटीकोडन ऑफ ल्यूसिन बैठा है यहाँ पे। कोडन के साथ जब एंटीकोडन का इंटरेक्शन होगा, दैट शुड कोरिस्पॉन्ड टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है एमआरएनए में मान लीजिए ल्यूसिन का कोडन है और टीआरएनए में आर्जिनिन का एंटीकोडन आ जाएगा, दिस विल नेवर हैपन बिकॉज इट हैज टू बाइंड, राइट। तो जब बाइंडिंग का बात करते हैं तब कोडन के साथ एंटीकोडन ही बाइंड होगा। तो अगर कोडन में ल्यूसिन है तो एंटीकोडन में भी ल्यूसिन ही आएगा, मतलब टीआरएनए विल ब्रिंग ल्यूसिन। बट क्या है, ल्यूसिन को आप चेंज कर दे आर्जिनिन में, तो अब देखो यहाँ पे लिखा है दिस टीआरएनए विल इनकॉर्पोरेट। टीआरएनए किसको इनकॉर्पोरेट करेगा, टीआरएनए विल ऑफ कोर्स इनकॉर्पोरेट आर्जिनिन अगेंस्ट अ कोडन ऑफ आर्जिनिन इन द एमआरएनए। नो, क्योंकि एमआरएनए तो आपको एमआरएनए में जो कोडन था वो था ल्यूसिन, तो ल्यूसिन को यहाँ पे नहीं आएगा, आर्जिनिन को करेगा, आर्जिनिन अगेंस्ट द कोडन ऑफ ल्यूसिन इन द एमआरएनए। यस, ल्यूसिन अगेंस्ट द कोडन ऑफ ल्यूसिन, नो सॉरी, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मतलब ये बैठेगा थ्रू ल्यूसिन बट इनकॉर्पोरेट करेगा आर्जिनिन, ठीक है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। Question number 19. Phosphorylation of proteins is a typical post-translational modification which modulates their activity. Which one of the following amino acid residues can be phosphorylated? अभी मैंने बताया था कौन सा अमीनो एसिड है जो फॉस्फोरिलेट किया जा सकता है। ग्लूटामिक एसिड नो, लाइसिन नो, एस्पार्जिन नो, एस्पार्टिक एसिड। तो प्लीज रिमेंबर एस्पार्टिक एसिड कैन आल्सो बी फॉस्फोरिलेटेड along with serine, threonine and tyrosine, because these are the three principal amino acids where you can make them phosphorylated, of course. And the fourth amino acid will be the aspartic acid. Please remember it, aspartic acid is also a potential amino acid where you can make the protein phosphorylated. Okay, yeah. Next, question number 20. For efficient translation of certain eukaryotic mRNAs under many physiological and pathological stress conditions, the small subunit of the ribosome binds to the mRNA at 5' cap, internal ribosome entry site, secondary structure of 3' UTR, and initiation codon. The internal ribosomal entry. देखो एक बार फिर से बता, for efficient translation of certain eukaryotic mRNAs under many physiological and pathological stress conditions, the small subunit of the ribosome binds to the mRNA. Small subunit of ribosome binds to the mRNA where
At 5 prime cap, no internal ribosomal secondary structures, no codon. So please remember the ribosome entry site. ठीक है, क्योंकि यहीं पे बाइंड करता है वो. या सो थैंक यू बोलने का टाइम आ गया. तो फिर से एक बार हम लोग रिकैपिचुलेट कर लेते. थैंक यू बोलने से पहले हम लोग राइबोसोमल का जो सब यूनिट था इसके बारे में स्टडी किए पहले. देन हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस का जितना सारा स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, तीनों स्टेप के बारे में हम लोग स्टडी किए. देन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है उसके बारे में हम लोग बात किए, राइट. एंड फाइनली विल हैव एनालाइज्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. So I'm sure you have enjoyed the whole session. Thank you so much for your attention.